पार्ट 2। हवेली नंबर 13 का राज कमरे में अभी तक अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ मोबाइल की रोशनी तीनों के चेहरों पर पड़ रही थी। स्क्रीन पर लिखा पैगाम अभी भी चमक रहा था। तुम पर नजर रखी जा रही है। बलराम ने घबराकर फोन बंद कर दिया। ये कौन कर रहा है? आखिर वह हमसे चाहता क्या है? रोमियो ने खिड़की से बाहर झांका, मगर सियाह गाड़ी गायब हो चुकी थी। शिखा ने मेज पर रखा लिफाफा दोबारा उठाया। बाबर कभी भी बगैर वजह के कोई चीज नहीं छोड़ता था। इस लिफाफे में जरूर कोई और राज भी होगा। उसने लिफाफे को गौर से देखा। अंदर एक बारीक तह बनी हुई थी। उसे एहतियात से खोला तो एक छोटा सा नक्शा निकल आया। नक्शे के ऊपर सिर्फ एक जमला लिखा था। सच हमेशा बंद दरवाजों के पीछे छपा होता है। नक्शे में शहर से दूर एक पुरानी हवेली का निशान बना हुआ था। उसके नीचे सिर्फ दो अल्फाज लिखे थे। कमरा नंबर 13। बलराम ने हैरत से पूछा, क्या बाबर वहां गया था? शिखा ने आहिस्ता से सर हिलाया। 3 दिन पहले। उसने कहा था, अगर वो वापस ना आए तो हम यही जाएंगे। रोमियो के चेहरे पर परेशानी बढ़ने लगी। अगर मनीष को भी इस जगह का पता चल गया तो वो हमसे पहले वहां पहुंच जाएगा। इसी लम्हे रोमियो का फोन बज उठा। नाम छिपा हुआ था। उसने कॉल रीसियो की। दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत की मधम आवाज सुनाई दी। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हवेली के दरवाजे के बाद कभी पीछे मत देखना। रोमियो कुछ पूछता, उससे पहले ही कॉल कट गई। कमरे में दोबारा खामोशी छा गई। बलराम ने बेयकीनी से कहा, यह सब आखिर हो क्या रहा है? शिखा ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, अब सवाल करने का वक्त खत्म हो चुका है। हमें फौरन निकलना होगा। चंद मिनट बाद तीनों एक पुरानी जीप में शहर से बाहर जा रहे थे। रास्ता सुनसान था। हवा तेज होती जा रही थी। रोमियो गाड़ी चला रहा था, जबकि बलराम बार बार पीछे देख रहा था। अचानक उसे दूर एक काली गाड़ी दिखाई दी। रोमियो, कोई हमारा पीछा कर रहा है। रोमियो ने आईने में देखा। वही स्याह गाड़ी। उसकी हेड लाइट्स मुसलसल उनके पीछे थीं। रोमियो ने रफ्तार बढ़ा दी। कुछ देर बाद जीप जंगल के करीब पहुंच गई। सामने एक जिंग आलू लोहे का बड़ा दरवाजा खड़ा था। इस पर मिट्टी से ढका एक नंबर साफ दिखाई दे रहा था। तेरा शक्खा ने धीमी आवाज में कहा, यही है हवेली नंबर 13। दरवाजा खुद ब खुद चरचराता हुआ आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, दरवाजा जोर से बंद हो गया। इसी लम्हे दौर अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। रोमियो ने टार्च जलाई। रोशनी में सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की कर्सी नजर आई। इस कर्सी पर एक खून आलू डायरी रखी थी। डायरी के ऊपर एक पर्ची पड़ी थी, जिस पर सिर्फ एक जमला लिखा था। रोमियो, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती का हिसाब आज शुरू होगा। रोमियो के हाथ बेअख्तियार कांपने लगे। उसने डायरी उठाई, मगर जैसे ही पहला सफा खोला, ऊपर वाली मंजिल से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज गूंज उठी। तीनों ने एक साथ सर उठाया। ऊपर अंधेरे में एक साया खड़ा था और वो खामोशी से उन्हें देख रहा था। रोमियोस बैगेस्ट मस्टीक रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। पूरा शहर खामोश था, लेकिन एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर बेचैनी का तूफान बरपा था। कमरे में सिर्फ एक मध्यम बल्ब जल रहा था। मेज पर रखा एक मोबाइल फोन बार बार चेक किया जा रहा था, मगर उसकी स्क्रीन खामोश थी। बलराम ने गहरा सांस लिया और दोबारा नंबर मिलाया। बाबर, आखिर तुम कहाँ हो? 5 घंटे हो गए, तुम्हारा फोन बंद क्यों है? कोई जवाब न आया। कमरे के दूसरे कोने में रोमियो खामोश खड़ा था। इसकी नजरें खिड़की के बाहर अंधेरे पर जमी हुई थीं, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। बलराम ने बेचैनी से पूछा, तुम इतने खामोश क्यों हो? कुछ जानते हो तो बताओ। रोमियो आहिस्ता से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? फोन बजेगा, और इस फोन के बाद हमारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। बलराम ने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता? रोमियो ने जवाब नहीं दिया। अचानक मोबाइल जोर से वाइब्रेट करने लगा। दोनों की नजरें एक साथ स्क्रीन पर जम गईं। इस पर एक नाम चमक रहा था, नीश तख्त। बलराम के हाथ कांपने लगे। ये ये कैसे हो सकता है? रोमियो ने धीमी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, वो जरूर कॉल करेगा।
कमरे में ऐसी खामोशी छा गई कि दोनों की सांसें भी सुनाई दे रही थीं। फोन मुसलसल बज रहा था। बलराम ने कांपते हाथ से फोन उठाया। हाँ, हेलो। दूसरी तरफ चंद लम्हे मुकम्मल खामोशी रही। फिर एक ठंडी और प्रायत्माद आवाज सुनाई दी। अगर बाबर को जिंदा देखना चाहते हो तो अगले 3 दिनों में वो करो जो मैं कहूं। काल फौरन खत्म हो गई। बलराम के हाथ से फोन तकरीबन गिर गया। ये क्या था? रोमियो ने आंखें बंद कर ली। ये सिर्फ धमकी नहीं, खेल का आगाज है। इसी लम्हे फैक्ट्री का दरवाजा जोर से खुला। एक नौजवान औरत तेज कदमों से अंदर दाखिल हुई। इसके कपड़ों पर गर्द जमी थी और चेहरे पर थकन साफ दिखाई दे रही थी, मगर उसकी आंखों में अजीब सा अज़्म था। तुम दोनों यहां हो? अच्छा हुआ? बलराम ने हैरान होकर पूछा। तुम कौन हो? मेरा नाम शिखा है। रोमियो ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम यहां कैसे? शिखा ने गहरा सांस लिया। बाबर ने मुझे भेजा था। अगर वो वापस ना आए तो तुम दोनों को ये चीज देना थी। उसने अपने बैग से एक पुरानी चाबी और एक बंद लिफाफा निकाला। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था। रोमियो, अपनी गलती दोबारा मत दोहराना। ये अल्फाज पढ़ते ही रोमियो के चेहरे का रंग बदल गया। बलराम ने फौरन पूछा, ये कौन सी गलती है? रोमियो ने नजरें झुका ली। एक ऐसी गलती जिसकी सजा आज तक खत्म नहीं हुई। शिखा ने लिफाफा मेज पर रख दिया। बाबर ने कहा था, ये लिफाफा सिर्फ इस वक्त खोलना जब मनीष दक्षित का फोन आ जाए। बलराम ने फौरन लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक तस्वीर थी। तस्वीर में 4 लोग एक साथ खड़े थे। बाबर, रोमियो, शुखा और एक चौथा शख्स जिसके चेहरे पर स्याही फेरी हुई थी। तस्वीर के पीछे सर्क स्याही से सिर्फ एक जुमला लिखा था। असल दुश्मन वो नहीं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तीनों एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। उसी लम्हे बाहर किसी गाड़ी के ब्रेक लगने की आवाज आई। रोमियो फौरन खिड़की की तरफ दौड़ा। फैक्ट्री के बाहर एक सियाह गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी की हेडलाइट सीधी कमरे पर पड़ रही थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि गाड़ी में कोई नजर नहीं आ रहा था। चंद सेकंड बाद ड्राइवर का दरवाजा आहिस्ता से खुला। एक लंबा शख्स सियाह कोट पहने बाहर निकला। उसने सिर उठाकर सीधा खिड़की की तरफ देखा। इसके चेहरे पर एक प्रासरार मुस्कुराहट थी। और फिर उसने जेब से एक छोटी सी घड़ी निकाली, उसे देखा और आहिस्ता से कहा, सिर्फ 72 घंटे बाकी हैं। ये कहकर वो दोबारा गाड़ी में बैठा और अंधेरे में गायब हो गया। रोमियो ने आहिस्ता से मिट्टी बंद की। अब मुझे अपनी पुरानी गलती दुरुस्त करनी होगी, वरना इस बार सिर्फ बाबर नहीं, हम सब खत्म हो जाएंगे। कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। पूरा कमरा तारीकी में डूब गया। सिर्फ मेज पर रखा मोबाइल रोशन था और उसकी स्क्रीन पर एक नया पैगाम नमूदार हुआ। तुम पर नजर रखी जा रही है। रोमियो की असल गलती ऊपर खड़ा वो स्याह साया चंद लम्हों तक खामोश रहा। टारच की रोशनी उस तक पहुंचने से पहले ही वो अचानक गायब हो गया। बलराम ने घबराकर कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा था, वहां कोई था। शुखा ने आहिस्ता से जवाब दिया, नहीं, कोई है और वो जानता है कि हम यहां क्यों आए हैं। रोमियो ने खून आलू डायरी खोली। पहले चंद सफ़हात खाली थे, लेकिन दरमियान में एक सफ़े पर बाबर की लिखाई साफ नजर आ रही थी। अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो उसका मतलब है कि मेरी बात सच साबित हुई। रोमियो, तुमने जानबूझकर नहीं, मगर एक ऐसी गलती की जिसने हम सबको मौत के दहाने पर ला खड़ा किया। रोमियो के हाथ लरजने लगे। बलराम ने बेसब्री से पूछा, आखिर वो गलती किया थी? रोमियो ने गहरा सांस लिया। 2 साल पहले मनीष दक्षित ने मुझसे दोस्ती की थी। वो खुद को एक ईमानदार सरमायाकार जाहिर करता था। मैंने उस पर भरोसा कर लिया। शिखा खामोशी से उसे देखती रही। रोमियो ने नजरें झुका ली। एक रात मैंने निशे में मजाक मजाक में उसे बता दिया कि बाबर ने तमाम अहम सबूत और जायदाद के असल कागजात एक ऐसी जगह छपा रखे हैं जहां कोई कभी नहीं पहुंच सकता। हवेली नंबर 13। बलराम हैरान रह गया। यानी मनीष को उसी दिन सब कुछ मालूम हो गया था? रोमियो ने सिर हिलाया। हाँ, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इसी लम्हे ऊपर से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम। तीनों चौंक कर सीढ़ियों की तरफ भागे। ऊपर पहुंचे तो एक पुराना कमरा खुला हुआ था। फर्श पर गर्द जमी थी, मगर उस गर्द पर ताजा कदमों के निशान वाज़ेह थे। शिखा ने सरगोशी की। वो अभी यहीं था।
कमरे के दरमियान एक लकड़ी की मेज रखी थी, जिस पर एक पुराना टीप रिकॉर्डर पड़ा था। रोमियो ने एहतियात से बटन दबाया। चंद लम्हों बाद बाबर की आवाज सुनाई दी। अगर तुम ये आवाज सुन रहे हो तो समझ लो, वक्त बहुत कम रह गया है। मनीष अकेला नहीं है, उसके साथ एक ऐसा शख्स भी है जिस पर तुम कभी शक नहीं करोगे। आवाज अचानक बंद हो गई। इसी वक्त पीछे से तालियां बजने की आवाज आई। तीनों ने मड़कर देखा। दरवाजे पर एक लंबा शख्स सियाह कोट पहने खड़ा था। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट थी। बहुत देर लगा दी तुम लोगों ने। बलराम गुस्से से बोला। मनीष। मनीष दक्ष आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ा। तुम लोग अभी तक यही समझ रहे हो कि ये खेल सिर्फ कागजात का है? नहीं, असल राज उन कागजात में नहीं, बल्कि इस नाम में छिपा है जो अभी तक तुमने नहीं पढ़ा। उसने जेब से एक पुराना कागज निकाला और हुआ में लहरा दिया। सिर्फ एक दस्तखत और पूरी दौलत मेरी हो जाएगी। रोमियो ने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर अचानक चारों तरफ से मुसल्लह नकाबपोश अफराद निकल आए। तीनों को घेर लिया गया। मनीष मुस्कुराया। रोमियो, तुमने एक बार गलती की थी, अब देखते हैं दूसरी बार खुद को बचा भी सकते हो या नहीं। इसी लम्हे हवेली की तमाम बत्तियां एक साथ जल उठे। ऊपर बालकोनी में एक नामालूम शख्स खड़ा था। उसने बुलंद आवाज में कहा, मनीष, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। असल खिलाड़ी तो अब मैदान में आया है। सबकी नजरें एक साथ ऊपर उठ गईं और मनीष के चेहरे से पहली बार मुस्कुराहट गायब हो गई। अगी क्या होता मईड दिखने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट और सब्सक्राइब करें।